प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इतिहास की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रथम वर्ष कला में 2 पेपर हैं। आज से हम पहले पेपर की पहली इकाई का पहला टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और इसका नाम है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। यानी हमारे देश का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, जो प्रारंभ से लगाकर 1000 ईस्वी तक है, उसको हम कैसे पढ़ें, उसको कैसे जानें, कैसे मालूम करें कि ऋग्वैदिक काल हुआ या उत्तर वैदिक काल हुआ या महाभारत काल हुआ या हमारे यहाँ मौर्यों ने शासन किया, गुप्त शासकों ने शासन किया, हर्षवर्धन हुआ या हमारे यहाँ पर अरबों ने आक्रमण किया। ये सारी जानकारी हम कहाँ से मालूम करें, उसके साधन क्या क्या हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इन साधनों को मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग है साहित्यिक साधन और दूसरा है पुरातात्विक साधन। साहित्यिक साधन यानी जो साहित्य से, प्राचीन साहित्य से हमें जानकारी मिले। जैसे धार्मिक साहित्य भी हो सकता है, लौकिक साहित्य भी हो सकता है। ऐसा साहित्य जो केवल धर्म के उद्देश्य से लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए या वेद लिखे गए या पुराण लिखे गए या उपनिषद लिखे गए या महाकाव्य लिखे गए या स्मृति शास्त्र लिखे गए। और लौकिक साहित्य मतलब जो गैर धार्मिक उद्देश्य से लिखा गया, जिसमें ऐतिहासिक साहित्य है, विदेशी जो भारत में आए उन्होंने जो विवरण लिखा या किन्हीं महान लोगों की जीवनी लिखी गई या कोई ऐसा साहित्य लिखा गया जो कहानी के रूप में था या नाटक के रूप में था। इनको हम साहित्यिक साधनों में मानेंगे। और दूसरा बड़ा वर्ग है पुरातात्विक साधन, जिसमें कि पुराने समय के जो अभिलेख हैं, उसकी जो मुद्राएं हैं और जो स्मारक हैं, उनसे भी उस काल के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। बच्चों, पहले हम साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, यानी साहित्यिक जो साधन हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इसको हमने 2 भागों में बांटा। तो पहले हम धार्मिक साहित्य की बात कर लें। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं जो कि प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी देते हैं। इसके भी बहुत सारे अलग अलग अंग हो सकते हैं। सबसे पहले हम वेदों की बात करें। ऐसे ग्रंथ में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। आपने नाम सुने होंगे स्कूल के टाइम में। ऋग्वेदिक काल, सामवेद हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं और अर्थवेद हैं। इन वैदिक ग्रंथों में अनार्यों और आर्यों के बीच के युद्धों का वर्णन है, दासों का वर्णन है, दस्युओं का वर्णन है, उस समय की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक गतिविधियों की जानकारी है और उनसे जो है हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें कई प्रकार के मंत्र और संहिताएं शामिल हैं, टीकाएं शामिल हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। इनसे भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। खासतौर से शतपथ ब्राह्मण के 100 अध्याय में भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य और केकय आदि प्रदेशों की, कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेश जैसे प्राचीन राज्यों की जानकारी हमें मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में ही, धार्मिक स्रोतों में उपनिषद का बड़ा महत्व है। बहुत सारे उपनिषद लिखे गए जिसमें बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद हैं। इन उपनिषदों से हमें बिंबिसार, जो कि एक बहुत बड़ा राजा हुआ हमारे यहाँ पर, उसके पूर्व के भारत की जानकारी हमें मिलती है। राजा परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय और उसके बाद के शासकों के बारे में भी उपनिषदों में काफ़ी वर्णन मिलता है। इसी तरीके से धार्मिक साहित्य में वेदांग एक बहुत बड़ा साहित्य को जानने का साधन है। वेदों के बाद में उनके ऊपर टीकाएं लिखी गई, उसको हम वेदांग कहते हैं। ये वेदांग 6 हैं, जैसे शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त हैं, छंद शास्त्र हैं और ज्योतिष हैं। इन वेदांगों से जिसमें महायज्ञों का वर्णन है, ग्रह सूत्रों का वर्णन है, उनसे उस समय के धर्म और धार्मिक नियमों की जानकारी मिलती है। ऐसे ही बहुत बड़े ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत। इसके बारे में तो आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें उस समय के राज्य की सीमाओं, यवनों, शकों, नगरों,
शासन व्यवस्था के बारे में, राम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से महाभारत का जो प्रणयन है यानी लेखन है वो व्यास मुनि ने किया, और इसमें भी हमें उस समय के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण में तत्कालीन जनपदों और महाभारत में देवसभा जैसे राज्यों की जानकारी हमें मिलती है। इसी तरीके से पुराण हैं जो कि महाकाव्यों के बाद आते हैं। 18 पुराण आप सब जानते हैं। इन पुराणों में बहुत सारा विवरण है और उस समय के ऋषि मुनियों के बारे में, मनवंतरों के बारे में, उस समय के राजाओं के बारे में, राजवंशों के बारे में, उनकी राजनीतिक अवस्था के बारे में, उनके वंशों के बारे में, उनके ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में, उनके बारे में हमें जानकारी इसके माध्यम से मिलती है। ख़ास तौर से अगर हम पुराणों को देखें तो उसके अंदर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश जिनकी अध्ययन हम बाद में करेंगे, या गुप्तकालीन शासकों की जानकारी भी इसमें मिलती है। कुल मिलाकर पुराणों का काफ़ी महत्व है। और एक और ग्रंथ है स्मृति शास्त्र, जैसे मनुस्मृति आपने खूब नाम सुना होगा। इसके अलावा विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृतियाँ, बहुत स्मृतियाँ प्रसिद्ध है। इसमें जो है उस समय के धार्मिक सामाजिक अवस्था की जानकारी हमें मिलती है। खास तौर से इन स्मृतियों में राजा और प्रजा के बीच में होने वाले उचित संबंधों की, विधियों की जानकारी मिलती है। अब हम चर्चा करें गैर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हमें अभी धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, उसमें अभी हमने ब्राह्मण ग्रंथों की बात करी यानी वैदिक ग्रंथों की बात की। अब हम धार्मिक ग्रंथों में ही बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं। आपको मालूम है बौद्ध धर्म बहुत फैला, महात्मा बुद्ध ने इस धर्म को फैलाया। उनके संबंध में जो ग्रंथ लिखे गए जिसमें त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिनव पिटक, इनसे हमें बुद्ध के धर्म उपदेश और उस काल की राजाओं के बारे में, राजनीतिक जीवन व्यवस्था के बारे में, आर्थिक जीवन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस समय जो यूनानी शासक भारत में आए, उन्होंने आक्रमण किया, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में महाबोधि वंश, ललित विस्तार, जातक कथाएं जैसे ग्रंथ हैं, उनसे हमें महात्मा बुद्ध के समय की, उसके बाद की बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होती है। ये इतिहास जानने का एक बड़ा साधन है। ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं तो अब हम जैन ग्रंथों की बात करें। आपको सबको मालूम है महावीर हुए ईसा पूर्व 600 साल पहले, उनके से संबंधित में परिशिष्ट पर्वत और भद्रबाहु चरित्र जैसे ग्रंथ लिखे गए। इसके अलावा कथाकोश, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, आवश्यक सूत्र, कालिका पुराण, कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र जैसे ग्रंथ भी लिखे गए। दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान आदि ग्रंथ भी जैन धर्म से संबंधित हैं, जिसमें हमें मौर्य शासकों के बारे में और दूसरे राजाओं के बारे में दूसरी जानकारी हमें मिलती है। बच्चों, ये तो थे धार्मिक ग्रंथ। अब हम साहित्यिक साधनों में लौकिक साहित्य की बात करें यानी गैर धार्मिक ग्रंथों की बात करें। जैसा हमने कहा कि इसको हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें, यानी ऐसे ग्रंथ जो कि इतिहास लिखने के उद्देश्य से लिखे गए। जैसे राजतरंगिनी जो कि कल्हड़ ने लिखी थी, उसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और 1148 ईस्वी के आसपास की महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलती है। तमिल ग्रंथ भी इसमें आते हैं, जिसमें नंदीवक, लामकम, ओटोक्तुम, पिल्लतेमिल और जय गोंडार जैसे ग्रंथ हैं, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसी तरीके से गुप्तकालीन विशाख दत्त नामक एक राइटर हुए, उन्होंने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की जानकारी दी, जो कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत की राजनीतिक परिदृश्य को स्पष्ट करता है। राजा पोरस जो कि भारत का शासक था, जिसने सिकंदर को पराजित किया, उसकी भी जानकारी इसमें मिलती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और उस समय के शासकों की जानकारी भी इसमें हमें मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, जिसमें हमें जानकारी उसकी मिलती है। और ख़ास तौर से मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से। इसी से पाणिनि का अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ था, उसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है।
महाभाष्य भी पातंजलि ने लिखा, जो कि योग वगैरह की दूसरी जानकारी देते हैं। शुक्र नीतिसार एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, उससे हमें यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। कालिदास का आपने नाम सुना है बहुत अच्छे से, संस्कृत के महाकवि हुए। उनकी एक रचना है मालविकाग्नि मित्र, जो साहित्यिक होते हुए भी ऐतिहासिक सामग्री हमें देती है। कालिदास ने पुष्यमित्र, शुंग के पुत्र अग्निमित्र और विदर्भ राज जैसे राजाओं का वर्णन उसमें किया है। विदेशी विवरण की हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी शासक आए, जो कि यूनान से, रोम से, चीन से, तिब्बत से और अरब देशों से आए, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जैसे स्काइलेक्स नाम का एक यूनानी सैनिक था, उसने सिंधु नदी के आसपास के इलाके के बारे में जानकारी दी है। हेकिटियस एक दूसरा यूनानी लेखक था, जिसने हमें भारत की जानकारी प्रदान की है। टीसीएस एक और लेखक था जिसने कुछ लिखा है। सिकंदर के समय में ऐसे अनेक लेखक थे जिन्होंने भारत के संबंध में ग्रंथों की रचना की। इसमें अरिस्टोबुलस, न्यूयॉर्कस, चारस, यूमेनीस जैसे लेखक महत्वपूर्ण हैं। अगर हम और लेखकों की बात करें तो मेगास्थनीज, प्लिनी, तालिमी, डायमेकस, डायरोडोरस, प्लूटार्क, एरियन, कर्टियस, जस्टिन, स्ट्रेबो जैसे लेखक थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। और ख़ास तौर से अगर हम मेगास्थनीज की बात करें तो इंडिका नामक एक उसने ग्रंथ लिखा, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा। इसके अलावा भी इरिथियस सागर पेरिप्लस नाम का एक ग्रंथ है, जिसका रचयिता का तो अज्ञात है, लेकिन उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये सारे का सारा मैंने आपको धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य की बात की, जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम बात करें जो साहित्य नहीं है, लेकिन उनसे भी हमें जानकारी मिलती, बल्कि ज़्यादा ठोस जानकारी मिलती है। हो सकता है साहित्यिक जानकारी में तो कुछ बात बढ़ा चढ़ा कर बताई हो, कुछ गलत जानकारी दे दी हो, लेकिन पुरातात्विक स्रोत ऐसी चीज़ हैं जो कि हमें आज भी सामने नज़र आते हैं और उससे जानकारी बहुत पुख्ता मिलती है, उसको हम झूठा नहीं कह सकते हैं। जैसे जितने भी अभिलेख हैं, आपको याद हो समुद्रगुप्त के समय अनेक प्रकार के अभिलेख लिखे गए, खासतौर से जिसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त के जो गुप्त साम्राज्य का एक चक्रवर्ती सम्राट था, उसके सेना के बारे में, उसके सैन्य अभियानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और भी बहुत सारे अभिलेख लिखे गए, जैसे अशोक के समय के जो अभिलेख हैं उनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में भी लिखवाए थे, ब्राह्मी लिपि में भी लिखवाए थे। तो अशोक के समय की जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी, अशोक ने जो युद्ध लड़े हैं उसकी जानकारी, खास तौर से उसने जो कलिंग पर आक्रमण किया उसकी जानकारी, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो काम किया, बाद में उसने अपना खुद का धर्म प्रसारित किया, उसकी जानकारी भी हमें इन प्राचीन अभिलेखों से मिलती है। पुरातात्विक बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख। ऐसे ही मुद्राओं की हम बात करें, मुद्राएं यानी राजाओं के जो स्टैम्प थे वो, इसी तरह से हम सिक्कों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मुद्राएं किस राजा ने जारी की, उसका काल क्या था, वो राजा कैसा था, कितना बड़ा उसका साम्राज्य था, कौन कौन से सिक्के उसने चलाए, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। इससे उस समय की पूरी जानकारी भी मिलती है, उस समय की अर्थव्यवस्था की भी जानकारी मिलती है, व्यापारिक मार्गों की, व्यापारिक केंद्रों की जानकारी भी मिलती है। वैसे ही हम पुरातात्विक स्रोतों में स्मारकों की बात करें, जितने भी प्राचीन स्मारक हैं उन स्मारकों की हम बात करें, जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो नगर हमें मिले हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। स्मारक जो प्राचीन हैं, जैसे आप बात करें तो बौद्ध स्मारक हैं बहुत बड़ी संख्या में। अशोक ने जो स्तंभ बनाए, या सारनाथ के अंदर जो उसका स्तंभ था, या सांची में जो बौद्ध स्तूप था, ये सब स्मारक हैं। उस समय के जो भित्ति चित्र हैं, या उस समय जो चट्टानों को काट कर बड़े बड़े महल बनाए, उसकी जानकारी भी हमें इन स्मारकों से मिलती है। अब हम लास्ट में बात करें मोहरों की, यानी जो मोहर बनाई थी शासकों ने, वो मोहरों से भी हमें उस काल के प्रशासनिक व्यवस्था की, उस काल के हमें आर्थिक व्यवस्था की, उस काल की दूसरी प्रकार की जानकारी मिलती है।
कुल मिलाकर ये एक लंबा चौड़ा उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था को कह लें, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी इन तमाम स्रोतों से हमें मिलती है। इन स्रोतों का बड़ा महत्व है। इनके अभाव में हम आज ये जान नहीं सकते कि आज से 2000 साल पहले या 2500 साल पहले या 5000 साल पहले या 50,000 साल पहले मनुष्य कैसा था, उसका जीवन कैसा था, उसके राज्य कैसे थे, उसके शासक कैसे थे, शासन करने के तरीके क्या थे, उस समय के समाज कैसा था, परिवार कैसा था, कुटुंब कैसा था, परिवार के अंदर कौन कौन से तीज त्यौहार मनाए जाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उनका पहनावा, उनका खान पान कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनके पठन पाठन का क्या तरीका था, उनके पास कौन कौन सी जानकारी थी, ये भी हमें मिलता है। इसी प्रकार से उस समय कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से राजा थे, उनके आपस में कैसे युद्ध हुए, उनकी सैन्य व्यवस्थाएं कैसी थी, उनके अस्त्र और शस्त्र कैसे थे, इनकी जानकारी भी इन तमाम साहित्यिक और गैर साहित्यिक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य से हमें धर्म की व्यवस्था की जानकारी भी हमें मिलती है, और सांस्कृतिक जो पहलू है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि इन प्राचीन स्रोतों का बड़ा महत्व है, और इनसे ही आज हम 2020 में जब बैठते हैं इतिहास पढ़ने के लिए, तो हमें पूरा का पूरा जो पुराना इतिहास है हमारा भारत का और दूसरे देशों का, उससे हमें जानकारी मिलती है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के माध्यम से आपने कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। इस संबंध में अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सएप जो हमारा बना है प्रथम वर्ष कला इतिहास का, वो केवल और केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के लिए बनाया गया। उस पर आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालें जिससे कि आपका ध्यान भंग हो। और मुझे उम्मीद है कि आप इस कोरोना काल में ऑनलाइन इस क्लास का महत्व समझेंगे और जानकारी